हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। जो चैप्टर 3 का शीर्षक है वो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। जो हमारे आरंभिक मानव हैं वो किस प्रकार से अभी तक जो अपना भोजन है उसका संग्रह कर रहे थे आखेट और संग्राहक के रूप में, और वो किस तरह से अपने भोजन का उत्पादन करने लगते हैं। इस यात्रा को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। वो क्या क्या कारण थे, वो किन परिस्थितियों से वो निकलकर इस यात्रा को पूरा करते हैं, उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। विभिन्न प्रकार के भोजन, जो आपका पैराग्राफ का पहला शीर्षक है, इसमें उन्होंने बताया है कि जैसे अभी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा था। जलवायु परिवर्तन के साथ किस तरह से पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे। तो अब वो परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कहाँ तक पहुँचे हैं, उनको हम इस चैप्टर में देखेंगे। आप जानते हैं हर एक जो फसल होती है, हर एक जो पशु होता है, उसको एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है। एक विशेष प्रकार की जलवायु में ही हम कुछ फसलों को उगा सकते हैं, कुछ जानवरों को हम वहीं पर ही देखेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा याक है, तो याक आपको कहाँ पे मिलते हैं? जो भी आपका लद्दाख और इधर ऊपर अक्षांश जो है वहाँ पर मिलेंगे। तो वही वैसे ही आप देखते होंगे वहाँ पे पेड़ पौधे भी अलग हो जाते हैं। तो ये जलवायु आपको हमेशा वहाँ के जीव जंतुओं को प्रभावित करती है। वहाँ का देखिए भोजन, ठीक है, रहन सहन, हर चीज़ ज्योग्राफी डिसाइड करती है। तो ये जो हमारा पहला है वो इसी बात को कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के भोजन वहाँ के अनुकूल वातावरण और जलवायु पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा शीर्षक है खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वो भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनमें पौधों का निकलना आदि। ठीक है, तो एक ये सतत प्रक्रिया थी। सतत प्रक्रिया इस तरह से थी कि उन्होंने देखा कि हाँ कुछ पौधे हैं जो किसी विशेष समय काल में जिनमें फूल आ रहे हैं, ठीक है, जिनमें फूल आने के साथ साथ क्या हो रहा है कि उसमें अनाज अंकुरण पैदा हो रहा है, बीज आ रहे हैं, उसमें फल आ रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है ये धीरे धीरे हमारे जो प्रारंभिक मानव हैं उन्होंने उसको नोटिस किया। और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि उन पौधों में, उन पेड़ों में बहुत सारे परिवर्तन आए जिनको उन्होंने नोटिस करना चालू किया। और साथ साथ वो जो प्राकृतिक रूप से जो प्रक्रिया हो रही थी उसका क्या हुआ, अब मानव उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, मानव क्या कर रहा है कि उसके बीजों का अब संग्रह कर रहा है और उन बीजों को क्या वो अपने हिसाब से किसी ज़मीन पे ले जाके उसको फैला रहा है, फिर उसका देखभाल कर रहा है। तो ये कृत्रिम रूप से क्या है, अब मानव द्वारा ये खेती की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। और वो अभी तक जहाँ एक संग्राहक के रूप में था, अपने भोजन को इकट्ठा करता था और शिकार करके भोजन प्राप्त करता था, अब वो कृषक के रूप में, जब ये सब चीज़ें होंगी, जब वो खुद ही अपना अनाज उगाने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, कृषक हो जाएगा। और कृषक होने से अब उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, अब वो कैसे रहेगा, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। और साथ साथ क्या वो है, देखिए जब खेती की आवश्यकता होती है तो खेती के साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत सारे जानवरों की आवश्यकता भी होती है। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले जो खेती की जाती थी वो बैलों के द्वारा की जाती थी। बहुत सारे जो जानवर हैं, ठीक है, उनके गोबर से क्या हम करते थे, खाद बनाते थे और उनको हम अपने खेतों में
इस्तेमाल करते थे। तो ये क्या है, एक तरह से एक नई प्रक्रिया हमारी चालू हो रही है रहन सहन की नवपाषाण काल में। अब उन्होंने खेती तो प्रारंभ कर ली, अब साथ साथ उन्होंने क्या है, कुछ जानवरों को देखा जिनको वो पालतू बना सकते थे। वो उन्होंने क्या किया, अपने आसपास चारे को रखा, आए उस कुछ जानवर आए, उनको खाए। वो कम एग्रेसिव थे, है ना, और वो मानव के साथ मिलजुल कर आसानी से रह रहे थे, हिंसक नहीं थे वो। और उनसे क्या है, बहुत सारी जो प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे उत्पाद भी मानव उनसे हासिल कर रहा था। तो ये एक नई प्रकार की ये भी प्रक्रिया चालू हुई। अब इसमें से क्या है, बकरी, गाय, सूअर, ठीक है, ये सब ऐसे बहुत सारे जंतु थे, जो ऐसे जानवर थे जो झुंडों में रहते थे। तो जब वो झुंड में रहते थे, घास खाते थे, ठीक है, तो अब जैसे वो झुंड में गए एक जगह पे, यहाँ पे बहुत सारे वो उन्होंने घास खा रहे हैं अपना, तो मानव क्या है यहाँ पे अपना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी भी चरवाहे हैं जो झुंड में ले जाते हैं अपने जानवरों को और उनकी सुरक्षा करते हैं। तो ये प्रक्रिया अब चालू हो रही है कि वो जो झुंड में रहते थे, बकरी, गाय, भेड़, इन सबको वो क्या करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। उससे क्या है कि उसके बाद उनके उससे जैसे दूध हो गया, भेड़ों से हम देखते हैं कि हम है ना कपड़े, ऊन इस्तेमाल के लिए प्रयोग करते हैं। इस तरह से मानव अपने जीवन को निरंतर सरल बनाने के लिए वो प्रकृति से, जानवर से, ठीक है, किस तरह से तालमेल बिठा रहा है, ये उसी की बस कहानी है। ओके, अब जैसे बसने की प्रक्रिया, अब जब आपको पता है कि आप फसल उगाएंगे तो उस फसल की आपको क्या है, वहीं पर रह के रक्षा करनी होगी। आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ के चले जाते हैं तो जानवर आके उसको खा सकते हैं, है ना, उसको ख़त्म कर देंगे खा के। तो आपको वहाँ पर ही रह कर उसकी देखभाल करनी होगी। तो वही उन्होंने बोला, बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया किया का नाम दिया। अभी तक क्या था कि आपने क्या, आपको शिकार करना है तो शिकार करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, निरंतर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, ठीक है, वही उसकी जीवन शैली है, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा। अब वो फल फ्रूट खा रहा है, एक एरिया में फल फ्रूट्स ख़त्म हो गए, फिर वो क्या करेगा, आगे जाके उनको ढूंढेगा। तो वो निरंतर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह का वो जीवन यापन कर रहा है, इस जीवन यापन के लिए उसको एक जगह पे रुकना पड़ेगा, कृषि के लिए उसको रुकना पड़ेगा। अपने जो जानवरों की जो देखभाल करनी है, उनको भी वहाँ पे रख के उनकी देखभाल करनी होगी। तो इसी को उन्होंने बसने की प्रक्रिया का नाम दिया है। अब उन्होंने बोला कि हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है कि किस तरह के जो जानवर हैं, किस तरह के जो हमारे अनाज हैं, उनको हमने क्या देखकर चुना। ये एक छोटी सी बात है, पर आप इससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता रहेगा। आप इसको है ना सोचिएगा। उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। तो आप देखिए, हमने क्या किया कि उन्हीं फसलों को चुना जिनसे कि निरंतर हम और फसलें उगाते रहें और जिनसे हमको सुविधा निरंतर होती रहे। और हमने क्या है, अहिंसक पशुओं को चुना। अहिंसक पशु कौन, जिनके पालतू जानवरों को देखा होगा, दांत छोटे और सींग छोटे होते हैं, तो वो अहिंसक होते हैं अधिकतर। तो ये क्या है, मानव धीरे धीरे अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए इन बातों को सीख रहा है। ये प्रक्रिया आप ये मत सोचिए कि एक दिन में हो गई है ना। इनको सैकड़ों साल लगी इस प्रक्रिया में हमको
सीखने के लिए, जानने के लिए कि एक पौधा है उसमें उसको पूरा एब्जॉर्व किया गया होगा कि वो कब उसमें फूल आ रहे हैं, कब अनाज आ रहा है, कब वो सूख रहा है, कब वो दोबारा पैदा हो रहा है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। कौन से ऐसे जानवर हैं जो है ना अहिंसक हैं, जिनको मनुष्य अपने साथ रख सकता है, शिकार में जो सहयोग कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा में सहयोग कर सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ में ही हम बसने की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो रही है। अब ये उन्होंने टाइम पीरियड कर बता दिया कि यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। सबसे पहले जो बताया जाता है कि जो पालतू बनाया गया, कुत्ते को बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, भेड़ और बकरी। और प्राचीनतम फसलों में उन्होंने गेहूं, जौ, इन सब का नाम दिया हुआ है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक नवीन जीवन शैली का प्रारंभ हो रहा है, और इसमें वही चीज़ दी गई है। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक। ठीक है, पौधों की सिंचाई करने, जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम थे। ठीक है, अनाज का उपयोग हम देखिए किन किन चीज़ों में करते हैं, बीज के रूप में। जैसा कि बोला, आप नई फसलें उगाएंगे तो आपको बीज की आवश्यकता होगी। खाद के रूप में, उपहार के रूप में भी वो और लोगों को उपहार के रूप में भेंट करते थे। भंडारण करेंगे आप इसका, वो जो बीज है उनका भंडारण किया जाएगा, जिससे कि दोबारा से जो भी उसका फसल चक्र है आने पे दोबारा से बीज को बोया जा सके। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अब ये चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, भी प्रारंभ है। तो आप इसको इस तरह से इन क्वेश्चंस को ढूंढिए, उन पे सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। अब जैसे अभी तक क्या था कि जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो शिकार कर रहे थे, और साथ साथ क्या कर रहे थे, जो खाना है उसको इकट्ठा कर रहे थे, खाद्य संग्राहक थे। तो जब वो खाद्य संग्राहक थे और ये थे, बर्तन बनाने के लिए आपको क्या है, बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग किया जाता है। आपको एक स्थिर समाज की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या है, स्थिर समाज कहना, जब फसलों से अतिरेक पैदा होगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अन्य क्रियाओं में भी लग जाएंगे। वहाँ से फिर क्या है, बर्तन बनाना है ना, और बहुत सारे जो हमारे हैं उद्योगों का स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ होगा जब वो एक जगह पर रहने लगेंगे। अभी तक क्या है कि सभी लोग सिर्फ खाना इकट्ठा करने के लिए, शिकार करने के लिए इसी प्रक्रिया में ही लगे रहते थे। तो उनके पास समय ही नहीं बचता था कि वो अन्य प्रक्रियाओं में अपने आप को लिप्त कर पाएँ। लेकिन जब यहाँ पे बसने की प्रक्रिया होगी तो आप क्या होगा कि आप अनाजों का भंडारण कर सकेंगे। तो ऐसा वर्ग हमारा बनेगा जो समाज में अन्य क्रियाओं को भी करने लगेगा। उसी में क्या है, बर्तन बनाने का भी काम प्रारंभ होगा। इस तरह से आपको सोचना है। बर्तन बनाएगा, घर बनाएगा, बहुत सारे औजार बनाएगा, जिनका उपयोग है ना एक समाज करता है। तो इस तरह से फिर समाज का विकास होगा, मानव इस तरह से धीरे धीरे विकास करेगा। तो हम उस इतिहास में उसी प्रक्रिया को निरंतर देखते रहेंगे। अब ये अगला पैराग्राफ आ गया है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब क्या है, पशुपालन से क्या है, आपको भोजन तो मिलता ही है, साथ साथ क्या है, उसके दूध का उपयोग कर सकते हैं। तो वो आपको चलते फिरते खाद्य का भंडार है। अब ये बोल रहे हैं कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करें। जो ऊपर मानचित्र 2 है उसको आप ओपन कर लीजिएगा और उसमें इन जगहों को देखिएगा, वहाँ पर किस तरह से कृषक और पशुपालक को के हमको साक्ष्य मिल रहे हैं।
अब जैसे नवपाषाणकालीन बहुत सारी साइट्स हैं वो दे दी जाती हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, और वैसे भी हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है उसमें कहाँ कहाँ पे किस किस समय पे क्या डेवलपमेंट चल रहे थे, कि मध्यपाषाण काल की कौन कौन सी साइट थी, वहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले, नवपाषाण काल में कौन कौन से हमको साक्ष्य मिले, इन सबको हम देखेंगे। अब जैसे मेहरगढ़ है ना, आप उत्तर पश्चिम में इस चीज़ को देख लेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में जो आधुनिक पाकिस्तान है वहाँ पे किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले, गेहूं के मिले, जौ के मिले, भेड़ बकरी मवेशी। मतलब अब क्या है, यहाँ से हमको गेहूं मतलब अब क्या है, कृषक बन गए हैं, अनाज और जौ अनाज उगाना चालू कर दिया है, और साथ साथ अब हम पशुपालक भी हो गए हैं। ये हमको यहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं। फिर आती है हमारी कोल्डेवा, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। फिर महागढ़ा, ये भी आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर में, बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर, फिर चिरांद आधुनिक बिहार, हुल्लूर आंध्रा, पयमपल्ली आधुनिक आंध्रा। अब ये हम यहाँ पे देख लेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, गेहूँ दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ बकरी, हरे चने, जौ। ये जो हम देख रहे हैं पूरा स्थल हमको आवश्यक रूप से एकदम पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक हो जाता है कि किन समय पे, जैसे नवपाषाण काल में मानव हमारा जो विकास कर रहा था वो किन क्षेत्र में कर रहा था, वहाँ पे ऐसी क्या परिस्थितियाँ थीं जहाँ पे इन चीज़ों का विकास हुआ, और उन साक्ष्यों से जो हमको वहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे ये हमको क्या बताएंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से हमको पता चलेगा कि उसने इस स्थान को क्यों चुना, वहाँ पे ऐसे क्या क्या प्राकृतिक संसाधन थे जो उसके जीवन को आसान बना रहे थे। साथ साथ अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो साक्ष्य मिल रहे हैं उन साक्ष्यों से अब वो किन तरह से अपने जीवन को आसान बनाने लगा था, किन किन चीज़ प्रकृति में किन वस्तुओं को लेके उसकी समझ डेवलप हो रही थी, वो किस प्रकार से अब जीवन यापन करने लगा था, अब वो किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, वो हमको यहाँ से मिलेंगे। और इन्हीं चीज़ों को मिलाकर हम उसके जीवन को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो इसीलिए इन साइट्स का हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और साथ साथ उन साइट्स पे क्या क्या साक्ष्य मिले वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इन चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। स्थायी जीवन की ओर वो अब उसने स्टार्ट कर दिया है जीना। उसमें एक ये साइट के बारे में बता रहे हैं, बुर्जहोम। ये पहली बात तो कहाँ है, कश्मीर में है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुर्जहोम कहाँ पर है, साइट पूछ लेंगे। और साथ ही साथ ये पीटी के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि कहाँ पर है वो और वहाँ पे क्या क्या मिला है। तो वहाँ क्या है, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिनको क्या बोलते थे, गर्तावास। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, यहाँ सीढ़ियाँ मिली है ना। अभी भी देखिए वो वहाँ पे काफ़ी ठंडी रहती है, तो वो उसी तापमान के हिसाब से अंदर और बाहर दोनों स्थान पर रहते थे कि जब गर्मियाँ आ जाती होंगी तो वो बाहर आ जाते होंगे, जब सर्दियाँ आ जाती होंगी तो वो अंदर चले जाते होंगे। अब जलाने के जो साक्ष्य कुछ जगह मिले हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो अब खाना पकाकर खाने लगे थे, उनको आग का उन्होंने आविष्कार कर लिया था। ठीक है। अब जो नवपाषाण काल है, अब जो औजार मिल रहे हैं, जो वस्तुएं मिल रही हैं, अब वो क्या है, ज़्यादा परिष्कृत है। अब उन पे पॉलिश भी चढ़ाई जा रही है, धार को और है ना उसके पैनेपन को भी अब ध्यान में और ज़्यादा रखा जा रहा है। ओखली और मूसल, अब ये जो साक्ष्य है ना,
अब इससे क्या पता चल रहा है कि ओखली और मूसल अभी तक इससे पहले तो मिल नहीं रहे थे, लेकिन अब नवपाषाण काल में मिल रहे हैं। तो इसी से ज्ञात होता है, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम बता पाएंगे कि अब कृषि का आरंभ हो चुका है, क्योंकि जो ओखली और मूसल है वो कृषि में प्रयोग की जाती हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उन साक्ष्यों के विश्लेषण करके ही हम बता पाते हैं कि अब जो मानव है वो किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा था। अब ये इस तरह के वो हथियार का इस्तेमाल करने लगा है। मिट्टी के वो क्या है, बर्तन देखिए मिल रहे हैं। मैंने बोला ना कि अब क्या है कि मिट्टी के बर्तन मिलने लगेंगे और भी जो वस्तुएं हैं वो मिलने लगेंगी। अलंकरण देखिए अब हो रहा है, उसको है ना सुंदर बनाया जा रहा है, क्योंकि अब समाज में एक वर्ग है जो अतिरिक्त क्रियाओं को कर सकता है। चावल, गेहूं, दलहन, कपास, ठीक है, कपड़े बुने जाने लगे। ये सब अब नई नई क्या हो रही हैं, क्रियाएं स्टार्ट हो रही हैं। देखिए अभी हमने जो चैप्टर 2 पढ़ा और जो चैप्टर 3 पढ़ा, उनका जो जीवन स्तर है, जो वो विभिन्न तरह से उन्होंने जो जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको अपनाया है। आप आज के वर्तमान में भी बहुत सारी जनजातियां हैं वो उसी तरह का जीवन यापन व्यतीत कर रही हैं आज भी। तो इसीलिए इस पैराग्राफ को पढ़िएगा कि आज भी वो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के कितने उनका जीवन आज भी पास है। जब इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उन चीज़ों को वो आज भी कैसे जी रहे हैं। एक फिर ये और हमको साइड मिलती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की आपको है ना लोकेशन वो मैप में देख लीजिएगा। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन जो दर्रा है वहाँ पर जो समतल स्थान है मेहरगढ़ वहीं पर है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जहाँ पर स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। ओके, ये चीज़ भी हमको यहाँ पे मिल रही है। तो इन साक्ष्यों को ध्यान दीजिएगा, इन साइटों को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब खुदाई के जो पहला स्तर है उसमें क्या मिल रहा है हमको, विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ, हिरन, सुअर जैसी जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों में भेड़ बकरी की हड्डियाँ ज़्यादा मिल रही हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मतलब अब देखिए स्थायी जीवन चालू हुआ तो वो अपना घर बना के रहना प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए अनाज का जो है भंडारण करते होंगे उसमें। अब देखिए वो इसमें बता रहे हैं कि इसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले और बाद के स्तर। जैसे वो इस सबसे जो नीचे होगा वो सबसे पुराना स्तर होगा, ये सबसे पुराना होगा, है ना। अब इसमें क्या होगा, जैसे जंगली आपको देखिए हिरन बता रहे हैं, वो इस स्तर से मिल रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि वो आखेटक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद इस स्तर पे क्या हो रहा है कि भेड़ बकरी इनके ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मतलब पशुपालन यहाँ से प्रारंभ हो गया है। अब वो क्या करते हैं, जैसे कि अपना उन्होंने यहाँ पे रह रहे हैं, अपना उन्होंने इस खाया पिया और हड्डियाँ उसकी फेंक दी, तो समय के साथ साथ क्या हुआ, मिट्टी इसके ऊपर जम गई। तो चौथे स्तर पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जिन वस्तुओं का वो उपयोग कर रहे थे वो सबसे नीचे दब गई। फिर समय के साथ साथ क्या हुआ कि यहाँ पर वो और उन्होंने जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे उनको यूज़ करने के बाद फेंक दिया, या मान लीजिए घर उन्होंने बनाया वो टूट गया, उसको छोड़ के है ना नए घर में चले गए, तो इस घर पे भी क्या समय के साथ साथ ये भी दब गया। फिर उन्होंने उनका जीवन यापन फिर और थोड़ा डेवलप हुआ, तो फिर इस स्तर पे आके दिखाई देगा। तो ये जब टीले की इसीलिए जब खुदाई होती है तो एक ही टीले के नीचे हमें क्या है, उनके विभिन्न काल के जीवन स्तरों का ज्ञान हो जाता है, इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है। अब इसको है ना आप ये दाओजली हेडिंग, अब ये भी कहाँ पर है, पूरा स्थल जो चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र घाटी, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है आपको, खरल और मूसल
जो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे जडाइट पत्थर मिल रहा है, जो बोल रहे हैं कि चीन से आ रहा है, मतलब यहाँ पे आवागमन भी चालू हो गया है, वहाँ से वस्तुएं आना जाना भी, मतलब जो हमारी संस्कृति है उसका और विकास बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए नवपाषाण काल में क्या है, जो वस्तुएं मिल रही हैं जो अलग अलग जगह की हैं, अलग अलग जगह मतलब सीरिया की चीज़ मिल रही है आपको, यहाँ पे देखिए चीन की चीज़ मिल रही है। तो वहाँ से भी आवागमन, हमारा वस्तुओं का आवागमन भी चालू हो गया है। तो नवपाषाण काल में इतना ही था, और अभी आने वाले चैप्टर जब आएंगे तो इसको और हम विस्तृत और डीप रूप से इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना ही था, और अभी के लिए धन्यवाद।